नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग ने पृथ्वी के अंदर की जो भी आंतरिक संरचना थी उसकी जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें भूकंप थे और ज्वालामुखी थे। आज हम लोग ये जानेंगे कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी आकृतियां निर्मित होती है। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं और कौन कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृतियां होती हैं। क्योंकि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो लावा का जो भी प्रवाह होता है, लावा जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो किस रूप में निकलता है, क्या क्या मटेरियल उसके साथ होता है, उसके आधार पर ही ऊपर की आकृतियां निर्भर करती हैं कि आकृतियां कैसी बनेगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अंतर्वेदी आकृतियां। बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं और जिसमें गर्म लावा भूपटल के नीचे भागों में जम जाता है, शैलों की परतों के बीच में जम जाता है और शैलों की परत बन जाती है और ये कठोर और ठंडी होकर के शैल ये बन जाते हैं। और इसमें जो अंतर्वेदी आकृतियां हैं वो कौन कौन सी आकृतियां हैं, जिनमें है ज्वालामुखी शैल। अब ये क्या होता है, धरातल में जब लावा पहुंचता है तो ठंडा और कठोर हो जाता है और जो भी तस्तरीनुमा आकृति बन जाती है उसको हम ज्वालामुखी शैल कहते हैं। ठीक इसी तरह पातालीय आग्नेय शैल होती हैं और इसमें धरातल के नीचे भाग में लावा का ठंडा होना और कठोर होने से जो शैल बन जाती हैं वो पातालीय आग्नेय शैल कहलाती हैं। इसके साथ साथ अन्य आकृतियां भी बनती हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 4 आकृतियां सामने आ रही है। नंबर 1 में है बैथोलिथ। इसको बैथोलिथ कहते हैं। ये क्या होती है कि भूपर्पटी में जब अधिक गहराई में गुंबद के आकार का छा जाता है, गुंबद के आकार का लावा छा जाता है, ठंडा होकर के जम जाता है, तो वो ग्रेनाइट का जो पिंड कहलाता है उसको हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। और इसकी जो गहराई है कई किलोमीटर होने पर भी ये जो प्रक्रिया होती है ये ऊपर की स्थिति में कहीं ना कहीं दिखाई देने लगती है। दूसरी जो कंडीशन है, ये दूसरा जो स्थल स्वरूप है वो लैकोलिथ है। अब ये लैकोलिथ क्या है, भूगर्भ में अधिक गहराई में क्या होता है, गुंबद नुमा विशाल जो पहाड़ी नुमा आकार बन जाता है उसको हम लैकोलिथ कहते हैं और ये अधिक गहराई पे पाए जाते हैं। बैथोलिथ जो है कम गहराई पे मिलते हैं, जबकि लैकोलिथ आपके अधिक गहराई में मिलते हैं। कर्नाटक में जो भी पठारी हिस्सा है ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ वो लैकोलिथ से का उदाहरण है। इसके अलावा अगली आकृति इसमें दे रहे हैं लेपोलिथ, फैकोलिथ और सिल। अब ये 3 आकृतियां अलग अलग सेटिंग में हैं। यदि तस्तरी के रूप में जम जाता है लावा तो उसको हम लेपोलिथ कहते हैं। यदि लहरदार स्थितियों में बन जाता है तब उसको हम लहरदार गर्त में अवनीति जो बन जाती है उसको हम फैकोलिथ कहते हैं। और इसके अलावा जब क्षैतिज तल पे कुछ नया रूप आ जाता है, एक पतली परत आ जाती है, तो उसको हम सिल कहते हैं। तो ये 3 तरह से बना हमारा। नंबर 1 में तस्तरी के आकार का जब जमेगा लावा तो उसको लेपोलिथ कहेंगे। इसके बाद यदि ये लहरदार गर्त बन जाता है तो और परतदार लहरदार शैल बन जाती है तो उसको हम फैकोलिथ कहेंगे। और अंतर्वेदी शैलें जब क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में बन जाती हैं तो ये सिल कहलाता है। इस तरह ये 3 चीजें हमको मिल गई। कौन कौन सी, लेपोलिथ हो गई, फैकोलिथ हो गई और सिल हो गई। इसके बाद अगली आकृति हमको मिल रही है डाइक। अब ये क्या है, इसमें लावा क्या होता है, दरारों में समकोण के रूप में जब जम जाता है तो उसको हम डाइक कहते हैं। और खास करके जो दक्षिण भारत की स्थिति है और वहां पे लावा का प्रवाह है वो सभी आपका डाइक के अंतर्गत ही माना जाएगा। इसके बाद
हमको कुछ क्वेश्चंस भी है हमारे पास। ये क्वेश्चंस भी आप लोग इसके जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसमें ज्वालामुखी क्या है, उद्गार, क्रस्ट, क्रोड, भूकंप और सिस्मोग्राफ, ये सभी हम लोग अभी डिटेल में देख चुके थे। इनको कर लीजिएगा। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को भी आप जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं और कुछ इसमें और भी हैं, जैसे ये देखिए, भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताइए जिससे होकर ये तरंगे गुजरती हैं। तो इन तरंगों का ये डिटेल आप यहाँ पे प्रस्तुत कर देंगे। इसमें पूरा डिटेल जो अभी हमने बताया है, ये पूरा डिटेल ये बैथोलित और लेकोलित का दिया गया है। इसके अलावा कुछ ये और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। और जो भी प्रश्न, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे आराम से। निफे क्या है, ज्वालामुखी किससे कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, और मुख्य रूप से और जितने मिल जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद आज का हमारा ये टॉपिक भी पूरा होता है और ये अध्याय भी पूरा होता है। नेक्स्ट अध्याय में फिर आपसे हम चर्चा करेंगे।